हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ विपिन राजपूत। फ्रेंड्स, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे और ये हमारा पार्ट 5 यानी कि भाग 5 है। इसके पहले हम 4 भाग आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और यदि आपने हमारे पिछले 4 भाग यानी कि 4 पार्ट्स नहीं देख पाए हैं तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दी गई लिंक्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। आज पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन, तेल पानी की सतह पर फैल जाता है, इसका क्या कारण है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, इसका क्या कारण है? इसका आंसर है बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए बर्फ पर सड़क की अपेक्षा चलना कठिन होता है, क्योंकि घर्षण यदि कम होगा तो फिसलने का ज़्यादा डर रहता है। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर है ताप के साथ लोलक की लंबाई बढ़ जाने से आवर्त काल बढ़ जाता है और यदि आवर्त काल बढ़ जाएगा तो टाइम जो है ना वो मतलब घंटा बड़ा हो जाएगा हल्का सा, इसलिए हम कहते हैं कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम भाग किस रूप में प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है अवरक्त किरणों तथा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। इसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं अवरक्त तथा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से अवरक्त किरणों के द्वारा और ऊष्मीय ऊर्जा के द्वारा ही हमारी पृथ्वी पर या पृथ्वी को जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है वो इसी रूप में अधिकतम प्राप्त होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस किसके समतुल्य होता है? तो इसका आंसर है फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री सेल्सियस 212 और केल्विन में 373, यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन पर हमारा क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान समान होता है। अगला क्वेश्चन है, बोलोमीटर किन किरणों की उपस्थिति ज्ञात करने का यंत्र है? बोलोमीटर अवरक्त किरणों के बारे में पता करने वाला यंत्र है, अर्थात यह अवरक्त किरणों की सूचना हमें प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है जब दाब बढ़ता है तो द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार के बराबर होती है? 1 कैलोरी जो ऊष्मा है वो कितने जूल कार के बराबर होती है? इसका आंसर है 4.2 जूल। 4.2 जूल 4.2 जूल होता है ना, वो 1 कैलोरी के बराबर होता है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि 1 जूल बराबर क्या होता है? 1/2 4 इंटू 2 या 4.2 कैलोरी। तो आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रुद्धोष्म प्रक्रम में किसका विनिमय नहीं होता है? आंसर है ऊष्मा ऊर्जा का। ऊष्मा ऊर्जा का रुद्धोष्म प्रक्रम में विनिमय नहीं होता है।
क्योंकि यहाँ पर ऊष्मा ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए रुद्धोष्म यानी कि कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है आवागमन। समतापी प्रक्रम में क्या स्थिर रहता है? समतापी प्रक्रम से स्पष्ट है, समतापी माने ताप, तो इसमें ताप स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर आयतन पर होने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं? आंसर है सम आयतनिक प्रक्रम। नाम से स्पष्ट है, स्थिर आयतन यानी कि सम आयतनिक प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है, समतापीय प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? तो आंसर है अनंत, अनंत है इसका आंसर। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में समानता होती है? इसका आंसर है -40 डिग्री सेल्सियस तथा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ओके। संपूर्ण विकिरण उत्तापमापी, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, किस नियम पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, ये जो यंत्र है या जो इक्विपमेंट है यह स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? तो विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसका आंसर है। आदर्श गैस का समतापी प्रत्यास्थता गुणांक किसके बराबर होता है? आंसर है दाब के। अगला क्वेश्चन है, दो समतापी पृष्ठों के बीच दूरी के साथ परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आंसर है ताप प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेड, इसे बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। आपेक्षिक आर्द्रता की माप किससे की जाती है? इसका आंसर है हाइग्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, वातावरण के ताप में वृद्धि होने पर निरपेक्ष आर्द्रता और आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर है निरपेक्ष आर्द्रता यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ती है। तो निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ती है जबकि आपेक्षिक आर्द्रता घटती है। आपेक्षिक आर्द्रता को अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओके। अगला क्वेश्चन है, जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप कितना होता है? ये आपके लिए अमेजिंग नॉलेज है। इसका आंसर है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच। यानी कि जब बल्ब जलता है तो उस समय उसके फिलामेंट का तापमान है वो 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। तो ये अमेजिंग नॉलेज आपको लगी होगी। अगला क्वेश्चन, अति निम्न तापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अति निम्न तापों के अध्ययन को कहते हैं निम्न ताप की, ये ब्रांच है अपने आप में साइंस की, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रायोजेनिक्स। ओके। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल किसके कारण गर्म होता है? वायुमंडल किसके कारण गर्म होता है? आंसर है पृथ्वी से चलने वाले विकिरण से। क्या? पृथ्वी से चलने वाले विकिरण से हमारा वायुमंडल गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी के दिन और रात के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता? आंसर है दिन और रात के तापों में बहुत अधिक अंतर होता। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु पर बनाए रखा जा सकता है? इसका आंसर है थर्मोस्टेट, और इसको अंग्रेजी में भी थर्मोस्टेट बोलते हैं। अगला है, इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति को किस यंत्र से मापा जाता है? तो फ्रेंड्स, इंजन द्वारा जो उत्पन्न शक्ति है उसे हम डायनेमोमीटर से मापते हैं।
अवस्था परिवर्तन कौन सा प्रक्रम है? तो फ्रेंड्स, अवस्था परिवर्तन कौन सा प्रक्रम है? तो इसे कहते हैं समतापीय प्रक्रम। अगला क्वेश्चन है, समतापीय प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? तो इसका आंसर है अनंत। रुद्धोष्म परिवर्तन में विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 0, क्योंकि रुद्धोष्म परिवर्तन में जो विशिष्ट ऊष्मा है वो स्थिर रहती है, उसका आवागमन नहीं होता है, इसलिए विशिष्ट ऊष्मा का मान 0 हो जाएगा। केल्विन स्केल पर किस प्रकार का ताप नहीं होता है? इसका आंसर है ऋणात्मक ताप, क्योंकि ये पूरा पॉजिटिव में होता है। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग कहाँ होता है? ये फ्रेंड्स आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो न्यून तापमानों का अनुप्रयोग अंतरिक्ष यात्रा, शल्य कर्म यानी कि सर्जरी, एवं चुंबकीय प्रोत्थापन मैग्नेटिक लेविटेशन में होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा आज सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 प्रश्नों का पार्ट नंबर 5 समाप्त होता है। और एक बार मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आपने हमारे पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर आप क्लिक करके उनको देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि हमने आज कुछ नया सीखा, इंटरेस्ट से सीखा, हमको कुछ नया सीखने का फील हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।